व्याख्यान के सुने। परम श्रद्धेय प्रोफेसर शिवाकांत सिंह जी, सादर। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने के पहले गुरुवर शुक्ला जी को प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही प्रोफेसर राणा पीवी सिंह साहब को प्रणाम निवेदित करते हुए, विश्वकर्मा जी को प्रणाम निवेदित करते हुए और एक बहुत ही अच्छे समसामयिक महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित करने के लिए शहीद बंधु सिंह कॉलेज करमहा, सरदार नगर, गोरखपुर के अध्यक्ष प्रबंध समिति डॉक्टर जेपी शाही, कॉलेज के प्रबंधक अजय कुमार सिंह टप्पू जी और इस महाविद्यालय के बहुत ही यशस्वी और बहुत आगे ले जाने वाले डॉक्टर उग्रसेन प्रताप जी, क्योंकि इधर मैं देख रहा हूं कि कोरोना काल में भी लगातार आपने कई वेबिनार आयोजित किया और निश्चित तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं की जो हमारी पहचान होती है वो संगोष्ठियों से होती है, आयोजनों से होती है और विभिन्न अलग अलग विषयों पर आपने वेबिनार आयोजित किया। आज प्रस्तावकी में डॉक्टर सर्वेश जी ने, जिसमें गोल्डन ट्रायंगल की बात की, जिसमें तीन नाथ, रघुनाथ, गोरखनाथ और विश्वनाथ, ये अपने आप बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन की दृष्टि से ये त्रिकोण बनता है। प्रोफेसर राणा पीवी सिंह साहब ने रामायण सर्किट, जिसमें श्री राम जी के जहां जहां कदम पड़े हैं उसको बहुत ही विधिवत रेखांकित करते हुए हम सभी के सामने विस्तृत रूप में रखा। उसके साथ साथ देश की विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के विशेषताओं के बारे में भी बताया। 51 शक्तिपीठ को मानचित्र के माध्यम से और अपने बहुत ही प्रभावी उद्बोधन के माध्यम से व्यक्त किया। इसमें खास करके एक बात आपने पर्यटन के विकास के संदर्भ में जो रखी कि किसी भी क्षेत्र के पर्यटन की जो संभाव्यताएं होती हैं, जो संभावनाएं होती हैं, उसके बारे में लोग जानें, उसका व्यापक प्रचार हो, प्रसार हो, जिसमें आपने कहा कि वेबसाइट पर उसकी भव्यता, उसके विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न फोटोग्राफ्स, विभिन्न आयोजनों के जब इस तरीके से चित्र लगे होते हैं तो स्वतः पर्यटक, सैलानी उस क्षेत्र की ओर अग्रसर होने के लिए उतावले होते हैं। प्रोफेसर राणा पीवी सिंह साहब ने एक बात और कही कि जो पंचकोशीय परिक्रमा
हम अयोध्या के संदर्भ में देखें तो पंचवर्षीय परिक्रमा भी होती है, 14 कोसी परिक्रमा होती है और 84 कोसी परिक्रमा होती है। काशी में भी आपने कहा, जैसा बताया कि पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई। गोरखपुर को भी इस तरीके से अगर एक परिक्रमा के रूप में अगर इसको जोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा, व्यापक और विहंगम दृश्य प्रस्तुत होता है। उन सारी चीज़ों को हम वेबसाइट के जरिए, फोटो चित्र को, वीडियो को जब हम प्रसारित करते हैं तब बाहर के हमारे जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, उसे देख करके वो निश्चित तौर पर आकर्षित होते हैं। रही बात क्षेत्र में पर्यटन विकास के संदर्भ में जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो हमें या हमारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, उनमें सामान्य तौर पर आप देखिए तो हम पाते हैं कि गोरखपुर परिक्षेत्र पर्यटन विकास की संभावना के संदर्भ में अत्यंत समृद्ध है। इसका परिक्षेत्र प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा ही विलक्षण है। सरजू तट पर अवस्थित अयोध्या धाम का महात्म विश्व प्रसिद्ध है। इस अयोध्या धाम का, क्योंकि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर, हमारे श्रेष्ठ जो केंद्र में विराजमान होते हैं, उसकी परिक्रमा का प्रावधान पंचकोसी परिक्रमा का भी है, 14 कोसी परिक्रमा का है, 84 कोसी परिक्रमा का है। इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर होता है कि यहां पर एक प्रकार से लोगों की आस्था, लोगों की भावना जिस तरीके से होती है, उसका वो जो है वो अनुसरण करते हैं। जिसका सामर्थ्य 5 कोस की परिक्रमा का है, 5 कोस की परिक्रमा करके पुण्य अर्जित करते हैं। 14 कोस की अगर सामर्थ्य है तो 14 कोस की परिक्रमा करके पुण्य अर्जित करते हैं। यहाँ किसी प्रकार का शासनादेश जैसा नहीं है कि सबको अनिवार्य रूप में करना है, यह अनिवार्यता नहीं होती, यह अध्यात्म से जुड़ा प्रश्न होता है। तो एक तरफ जहां हम सरजू तट पर अवस्थित अयोध्या धाम के संदर्भ में लें, वहीं पर पाते हैं कि दूसरी ओर वाल्मीकि आश्रम, जहां राम की दूसरी पीढ़ी लौ कुश का जन्म से लेकर के शिक्षा, दीक्षा और यहां तक कि उनकी लौ कुश की ज्ञानार्जन की स्थली के रूप में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को भी इस सर्किट में इस तरीके से अगर उसको जोड़ा जाता है, इसको महत्व दिया जाता है, तो एक बहुत ही सुंदर, कह सकते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में इसका एक अद्भुत सर्किट निर्मित हो सकता है। जिस क्षेत्र की नदियों में लुढ़कने वाले पत्थर शालिग्राम बन जाते हैं, अर्थात उस नारायणी नदी, उस गंडक को जिसमें पत्थर लुढ़कते हुए विशेष प्रकार की चट्टानों में घिसते हुए लुढ़कते हुए आते हैं, शालिग्राम बन जाते हैं, तो उस नारायणी नदी से लेकर सरयू, गंगा, अशरावती आदि इन क्षेत्र की अगर हम प्राकृतिक महत्व को देखें तो वह निश्चित तौर पर उसके प्राकृतिक महत्व को स्वयं सिद्ध करता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में लुम्बिनी में जन्मे गौतम बुद्ध जी की धरती से लेकर के उनका बाल्यकाल, जैसा कि प्रोफेसर राणा साहब ने बताया कि उनका बाल्यकाल कपिलवस्तु में बीता। कपिलवस्तु में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
भी स्थापित हो गया है। आगे चल करके शोध पीठ भी होगी और इस पर व्यापक कार्य होंगे। बाल्यकाल बिताने वाली वो पवित्र भूमि कपिलवस्तु से लगाए बोध गया, सारनाथ या महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में तो विद्यमान है ही है। कुशीनगर के संदर्भ में अगर देखते हैं तो कुशीनगर में बौद्ध धर्म को मानने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों द्वारा निर्मित आध्यात्म स्थली के चिन्ह वहां देखे जा सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बर्मीज, तिब्बती, चाइनीज, श्रीलंकन, जापानीज, थाई और दक्षिणी कोरियाई बौद्ध धर्म मानने वालों के आराध्य स्थल मुख्यतः हैं। इस प्रकार बौद्ध परिपथ पर्यटन की दृष्टि से न केवल उत्तर प्रदेश में ही, भारत में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में अद्वितीय दर्शनीय स्थल है। इस परिपथ के हृदय स्थल में अवस्थित गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली, हनुमान प्रसाद पोद्दार की कर्मस्थली जो गीता प्रेस के संस्थापक रहे हैं, संत प्रवर कबीरदास की आराधना स्थली, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत स्थली, चौरी चौरा का शहीद स्मारक, तरकुलहा का शहीद बंधु सिंह स्मारक, जिनके नाम पर ये महाविद्यालय है जो ये वेबिनार आयोजित कर रहा है, सहजनवा का डोहरिया कला शहीद स्मारक, गीता वाटिका, विष्णु मंदिर, बुढ़िया माई मंदिर, तरकुलहा देवी का मंदिर, लेहड़ा देवी का मंदिर, ये तमाम ऐसे तीर्थ स्थल हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जिसको एक साथ पर्यटक, क्योंकि पर्यटक किसी भी क्षेत्र में जाता है तो एक ही साधे सब सधे, एक किसी मुख्य मंदिर को ध्यान में रखते हुए एक मुख्य किसी आराध्य देव को दर्शन के निमित्त जाता है, लेकिन आसपास जो भी और सारी चीजें होती हैं, पर्यटक स्थल होते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो प्राकृतिक रूप में हो, उन सब को विजिट करना चाहता है। इस तरीके से अयोध्या धाम जैसे मुख्य पर्यटन केंद्र गोरखपुर तथा उससे लगे हुए व आसपास के जनपदों में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि के चतुर्दिक परिक्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावना है। इसमें सामान्य तौर पर आप देखते हैं तो साथ में जो ये विभिन्न स्थलों की जो महत्ता होती है, उसके साथ साथ पर्यटन के विकास की जो आधारभूत सुविधाएं हैं वे बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान सरकार ने आधारभूत संरचनाओं का वो ताना बाना बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है, जो कह सकते हैं कि पर्यटन विकास के लिए उसका एक द्वार खोलता है, एक रास्ता देता है। आज गोरखपुर आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से काफी आगे है। गोरखपुर को जोड़ने वाले लगभग सभी प्रमुख मार्ग 4 लेन की सुविधा से युक्त हो गए हैं या हो रहे हैं। देश के विभिन्न महानगरों को गोरखपुर से रेलवे की संबद्धता है
जुड़े हुए हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, प्रयागराज और शीघ्र ही लखनऊ से भी गोरखपुर हवाई मार्ग से जुड़ने वाला है। जैसा कि प्रोफेसर राणा साहब ने भी बताया कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये निश्चित तौर पर एक इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के कायाकल्प के लिए, ये जो आधारभूत सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं, वो निश्चित तौर पर चार चांद लगाएंगी। परिवहन साधनों की सुगमता, तीव्रगामी परिवहन साधन दूरी को कम कर देते हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। पर्यटन पैसा तो खर्च करना चाहता है, लेकिन समय बचाने का उसका ध्यान अवश्य होता है। वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थलों का भ्रमण करना चाहता है, और ये कब संभव हो पाता है? जब अच्छी परिवहन की सुविधा हो, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, और उसके साथ साथ एकोमोडेशन के लिए अच्छे अच्छे जब होटल्स खुलते जाते हैं। तो मैं विगत 20-21 वर्षों में मैंने देखा कि आमूलचूल परिवर्तन हुआ। गोरखपुर में बहुत कुछ जो है बहुत तेजी के साथ, कभी गोरखपुर में ना बसने का मन होता था, लेकिन आज लगता है कि इसके अलावा और कहीं बसने लायक है नहीं। इस प्रकार के जो है, चूंकि मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके उन सारी चीजों को लगता है कि हम काफी कुछ जो है आगे संभावनाएं विकास की हैं। गोरखपुर न केवल धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी पहचान रखता है, अपितु प्राकृतिक सुंदरता में हमने बात किया कि वो एक विलक्षणता दिखाई पड़ती है। लगभग 7 वर्ग किलोमीटर में फैला रामगढ़ ताल, यह अपने आप में एक प्राकृतिक संपदा है। यद्यपि रामगढ़ परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने शुरू की थी, लेकिन उनके असमय इंतकाल से योजना अपूर्ण परियोजना ठंडे बस्ते में रही। विगत 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको नए सिरे से इस योजना को तैयार कराकर, और तैयार योजना को ही नहीं तैयार कराकर बल्कि उसको क्रियान्वयन के धरातल पर देखें तो वह बहुत कुछ जो है उसका काम हो चुका है। इस तरीके से रामगढ़ ताल अब, जैसा कि पूर्व वक्ता बंधुओं ने इस बात का जिक्र किया कि रामगढ़ का लुक, रामगढ़ ताल का जो स्वरूप है वो देखने में मुंबई का मरीन ड्राइव जैसा विहंगम छटा दे रहा है। शीघ्र ही रामगढ़ ताल के साथ साथ अगर हम देखें तो एक और यहां महत्वपूर्ण स्थिति ये बनती है कि यहां पर 50 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार होना है। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है, जहां मनोरंजन का भरपूर इंतजाम होगा। इसके साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी तैयार किए जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत वाटर डेक, पैराग्लाइडिंग, वाटर स्कूटर, सी स्कूटर और विभिन्न क्षमता वाले बोट जैसे 4 सीटर, 8 सीटर, 10 सीटर, 15 सीटर, 20 सीटर, ये तमाम इस तरीके का यह भी इसके अंतर्गत योजना में शामिल है। इसी के साथ साथ अगर देखें तो इस रामगढ़ ताल में भी जो लाइट एंड साउंड शो, या उसके साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर में भी
लाइट एंड साउंड शो श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। संत कबीर की सीमा पर, गोरखपुर और संत कबीर की सीमा पर मौजूद कसरवल में कबीर धूनी और गोरक्ष तलैया को भी पर्यटन की दृष्टिकोण से विकसित किए जाने की योजना है। यह स्थल गुरु गोरक्षनाथ, संत कबीर और गुरु नानक के मुलाकात का साक्षी है। रामगढ़ ताल के पास ही चिड़ियाघर का निर्माण अंतिम चरण में है। संभवतः जनवरी 2021 से चालू हो जाएगा। इस क्षेत्र में इको टूरिज्म को भी बढ़ने की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। एक तरफ जहां रामगढ़ ताल अपने आप में इको टूरिज्म का अद्भुत उदाहरण है, इसके अलावा कुसमी जंगल में स्थित बुढ़िया माता का मंदिर अत्यंत रमणीय और वनाच्छादित क्षेत्र में उसकी भव्यता अपने आप में पर्यटकों को लुभाती है। महाराजगंज में सोगी बरुआ, लेहड़ा देवी स्थान, ये भी इसी प्रकार से इको टूरिज्म के अंतर्गत आते हैं। एक और जिसको सर्वेश ने भी जिक्र किया था, बखीरा लेक, जो यहां से संत कबीर जिले में खैलाबाद से सन्निकट, वहां से 12-13 किलोमीटर दूर एक विशाल बखीरा झील है। वो झील की मात्रा ऐसी है कि वर्ष भर उसमें आर्द्रता बनी रहती है, नमी रहती है, पानी रहता है। इस वजह से विभिन्न प्रकार के, अगर हम जैव विविधता के संदर्भ में देखें तो विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पतियां, जलीय जीव प्रचुर मात्रा में हैं, काफी तादाद में हैं। इसके साथ साथ दिवाली से होली के मध्य हमारे एक पर्व से दूसरे पर्व, हमारे एक उत्सव से दूसरे उत्सव के मध्य अप्रवासी पक्षियों का यहां 4 महीने लगभग जमावड़ा होता है। नवंबर से आ जाते हैं और फरवरी लास्ट तक साइबेरिया के पक्षी रहते हैं, तिब्बत के पक्षी रहते हैं। ये हजार किलोमीटर दूर प्रत्येक वर्ष वो यात्रा करते हैं, आते हैं। तो निश्चित तौर पर सैलानियों के लिए भी एक वो विहंगम स्वरूप निर्मित होगा। 1990 में इसको पक्षी विहार के रूप में, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसको रिजर्व किया गया, लेकिन जिस रूप में इसका और तेजी के साथ विकास होना था वो शायद उतना नहीं हो पाया, क्योंकि एक बहुत विशाल झील, लगभग 18 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई कहीं कहीं पर 9 किलोमीटर तक है, और काफी बड़ी झील। विलक्षणता इसमें दिखाई पड़ती है। उसके तट पर जाने पर वो विहंगम दृश्य आता है, और खास करके यदि हम नवंबर से फरवरी के माह में उसके तट पर जाते हैं तो वो अत्यंत जो है मनोहारी दृश्य होता है। हम शहर के और तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जैसे विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर 12वीं शताब्दी की पालकालीन काले कसौटी पत्थरों से निर्मित भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा अपने आप में दर्शनीय है। गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों का विश्व प्रसिद्ध केंद्र, जिसमें सर्वेश ने बताया कि 14 अलग अलग भाषाओं में पूरे विश्व में धार्मिक पुस्तकों का एक बहुत बड़ा ये प्रकाशक है, वितरक है,
जिसकी कल्याण पत्रिका से दुनिया का हर हिंदू सुपरिचित है। और ये केवल कुछ धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन का केंद्र नहीं, ये आध्यात्म से जुड़ा, सिद्धत से जुड़ा, यहां बहुत भारी वेतन पर काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये सेवा भाव से काम करने वाले लोग हैं। और इस पुस्तक में किसी भी प्रकार से कोई एक भी त्रुटि नहीं होती, क्योंकि यह इस भावना के साथ चलते हैं कि यदि इसके हमारे 10 लाख पाठक हैं, तो यदि एक किताब में एक मात्रा की गलती हो जाएगी तो 10 लाख गलती मानी जाएगी। इस भावना के साथ ये लोग काम करते हैं। क्योंकि हम सर्वेश जब विद्यार्थियों के साथ वहां पर गए थे तो बहुत छोटी छोटी बारीकियों को हम लोगों ने उनके मैनेजर से, तिवारी जी से, इस चीज को जब पूछा, जाना, तो निश्चित तौर पर मन आह्लादित हो गया कि ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी बारीकियां, ये जानने की जरूरत है और ये प्रचारित करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना रहे, इस पर बहुत फोकस किया जाता है। इसी के साथ साथ गीता वाटिका में राधा कृष्ण का भव्य मनमोहक मंदिर। निश्चित तौर पर आप किसी भी तनाव में हो, किसी भी चिंता में हो, कैसे झंझावात से आप जूझ रहे हो, क्षणिक 5 मिनट 10 मिनट के लिए वहां जाते हैं तो आप, लगता है कि हम किसी तीसरी दुनिया में चले गए, एक अलौकिक दुनिया में चले जाते हैं। अब क्या वहां, चूंकि राणा पीवी सिंह साहब निश्चित तौर पर जानेंगे, कोई ना कोई वो कॉस्मिक रेज होगी, कुछ भी होगी। हम तो ये जानते हैं कि वहां जाने पर अत्यंत सुकून मिलता है, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। बौद्ध परिपथ के आसपास अगर हम और देखें तो कई मुख्य जैन पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे पावन नगर। ये भगवान महावीर की परिनिर्वाण स्थली, या तरकुलहा देवी का सिद्धपीठ, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बंधु सिंह की वो जो है इष्ट देवी रही हैं, क्योंकि वो बहुत मानते थे उनको। पूरा संपूर्ण क्षेत्र उस तरफ को जो है उसको, क्योंकि आराध्य पीठ है, बहुत ही सिद्ध पीठ है। इसी के साथ साथ देवरिया के सलेमपुर मार्ग में पर मैल स्थान पर देवरहा बाबा का आश्रम। ये तमाम ऐसे, आज देवरहा बाबा नहीं है लेकिन उनका आश्रम है, वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है। निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को हमें लोगों को पत्रिका के रूप में या बुलेटिन के रूप में या वेबसाइट के रूप में इन सारी चीजों को बताने की आवश्यकता है। 16वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक कवि संत कबीर जी की परिनिर्वाण स्थली मगहर में। काशी और गोरखपुर पर क्षेत्र का तो बहुत पहले से संबंध रहा है। काशी में लंबे समयों तक कबीरदास जी ने जन्म से लेकर के और लंबी यात्रा की, लेकिन अंतिम समय यहाँ इस क्षेत्र में, इस परिक्षेत्र में गुजारा। वो अपने आप में जोड़ता है दोनों स्थलों को। इसके साथ साथ दुर्वासा ऋषि का आश्रम, कोई दुर्वासा ऋषि का आश्रम गया हो ना गया हो, आजमगढ़ के फूलपुर के तमसा नदी के तट पर वो साधना स्थली है। लेकिन दुर्वासा जी की, कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो व्यक्ति ये उदाहरण जरूर देता है कि ये तो दुर्वासा हैं, श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे। ये बहुत सारे ऐसे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से श्राप देने से या इतने ज्यादा उससे, इसका मतलब उसने अपनी साधना से इतना कुछ अर्जित कर लिया है। तो वो स्थल है तमसा नदी के किनारे, एक उनकी साधना स्थली। हमने
बखेरा पक्षी अभयारण्य की जो बात की, यह इको पर्यटन के रूप में इसको और विकसित किया जा सकता है, इसकी अलग एक पहचान बनाई जा सकती है। यहां पर जो विविध प्रकार के जलीय पौधों के साथ साथ छोटे छोटे कीड़े, घोंघे, सीप बहुसंख्य मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें साइबेरिया, तिब्बत और चीन के पक्षी हजार किलोमीटर की यात्रा करके वह 4 महीने यहां निवास करने आते हैं। वो उनके लिए सुखद क्षण होता है। इस तरीके से नवंबर से लेकर फरवरी तक प्रवासियों के लिए, या अगर उसको और थोड़ा विकसित कर लिया जाएगा, विदेशी पर्यटक भी वहां पहुंचेंगे, तो डोमेस्टिक के साथ साथ जब बाहर से भी फॉरेनर्स आते हैं तो उससे हमारा अर्निंग भी होगा, मुद्रा भी बढ़ेगी, और इस तरीके से पक्षियों के कलरों, पक्षियों का विभिन्न प्रकार का रंग, रूप, साइज, ये सब देख करके अपने आप में, जिनमें आप कह सकते हैं कि लगभग 113 प्रजातियां चिड़ियों की वहां पाई जाती हैं, आती हैं, जो जिसमें मुख्य तौर पर लालसर, हिबिसिल, कोचार्ड, सूरखाल, गोजू, सवल, पिंटेल आदि महत्वपूर्ण हैं, जो जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र होने के चलते इस प्रकार से ये इनका कलरव या इनका चहकना आसानी से आप देख सकते हैं। ये पक्षी विहार की अधिसूचना 90 में जारी हुई, लेकिन इस झील को महाराजगंज की सोहगी बरवा क्षेत्र से जोड़ते हुए 1997 में रेंज कार्यालय की स्थापना भी की गई, किंतु आज भी यह अविकसित दशा में है। इसको थोड़ा सा फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी, इसको नए स्वरूप में, और लोगों को खास करके कनेक्टिविटी के लिए, जैसे 12 ही किलोमीटर दूर है खैलाबाद से, लेकिन मैं जब गया था तो ऐसी टूटी हुई सड़क थी, तो हम कैसे किसी पर्यटक के लिए, वहां किसी सैलानी के लिए उम्मीद करें कि वहां पहुंचेगा, जब हम आप स्थानीय हैं, क्षेत्रीय हैं। हमें एक वहां पर एक दिवसीय सेमिनार वहीं उसी के किनारे पूर्व मंत्री हरशंकर तिवारी जी ने आयोजित किया था, उसमें बुलाया था, तो मैं उस समय गया था, तो मैंने नजदीक से देखा और लगा कि सड़क अगर इसकी दुरुस्त होती तो शायद लोग यहाँ और आना, इस विहंगम स्वरूप को देखने के लिए और ज्यादा लालायित होते। इस तरीके से जहां सांस्कृतिक भूदृश्यों की यह धरा है, ये क्षेत्र है, जहां पर एक तरफ अयोध्या धाम है, गोरक्ष धाम है, विश्वनाथ जी का धाम है, ये अपने आप में उसके चतुर्दिक बहुत सारे ऐतिहासिक, चूंकि अगर हम इतिहास के संदर्भ में देखते हैं तो यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, क्षेत्र रहा है, तो उसके साथ साथ इको पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान है। महाराजगंज की चौक बाजार के निकट एक वन देवी का मंदिर है। महाराज जी का वहां पर एक महाविद्यालय भी है, और चूंकि महाविद्यालय में गया था, उसी के साथ साथ मैं वन देवी के दर्शन के लिए गया, वहां से 5-7 किलोमीटर दूर था, और वो इतना विहंगम जंगल, जिसमें जो विशाल बरगद का पेड़, जिसकी मुख्य तना कौन है ये निश्चित कर पाना कठिन हो जाता है। बहुत सारे उसकी जो जड़ें ऊपर से आती हैं, बर्रोह आता है, वो जड़ के रूप में बन जाता है। तो एक पेड़ को सपोर्ट करने के लिए सैकड़ों पिलर्स बन गए हों, खंभे लग गए हों, और
इस तरीके से ऐसे जो क्षेत्र हैं वे निश्चित तौर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले होते हैं। या हम हस्तशिल्प के संदर्भ में देखें तो टेराकोटा की मूर्तियां और खिलौने बनाने के लिए यहीं पास में ही, बहुत दूर नहीं है, लगभग 28 किलोमीटर यहाँ से है गोरखपुर शहर से, ये औरंगाबाद गांव अभी हमारे कुछ शिक्षक जो है रूरल डेवलपमेंट के बच्चों को लेके गए थे और वहाँ उन लोगों को दिखाए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो एक नए तरीके से उनको एक आभास हुआ कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की कला जीवित है और बहुत बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से केवल हम हस्तशिल्प के क्षेत्र में ही नहीं, योगी जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की। इस क्षेत्र में एक क्षेत्र की सबसे बड़ी विशिष्ट पहचान है काला नमक चावल। जैसे हम लोग पुरी जाते हैं तो वहां से बाजार में हमें सबसे पहले दिखाई पड़ता है बहुत सारे बोरे के बोरे काजू लगे होते हैं। उसी प्रकार से जब कोई सैलानी बाहर से आए, विदेश से आए, तो वो 5 किलो 2 किलो की थैली इस तरीके से काला नमक, वो अपने आप में एक मार्केटिंग भी होगी, अर्थ जगत भी सुदृढ़ होगा और हमारे क्षेत्र की उपज जो है वो देश के कोने कोने में, और विदेशी सैलानी भी उसको साथ में अगर ले जाएंगे। या इसी के साथ साथ हम गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो यह क्षेत्र बहुत समृद्धशाली रहा है। यहीं से नजदीक लगभग 70-75 किलोमीटर दूर पडरौना है। एक बार पडरौना में मैं एक कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में गया था, मुझे भी बोलना था, तो हमसे पहले वक्ता ने कहा पडरौना मतलब बौक। वहां हमने कहा, ये जब हमें बोलने की बात आई तो हमने कहा ये तो बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, बौक मतलब पागल कोई नहीं होता। पडरौना का मतलब है, पडर शब्द है संस्कृत का, और पडर बन, संस्कृत में पडर मीठी लकड़ी के लिए बोलते हैं। तो ये जो सुगर केन है, मीठी लकड़ी है, मीठी लकड़ी वाला वो क्षेत्र है, तो पडरौना इसलिए उसका नाम हुआ। तो मैंने कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो इस पडर वन मीठी लकड़ी वाले क्षेत्र के हैं, और मीठी लकड़ी स्वतः अपने आप नहीं उगी है, उसमें इन लोगों की जो भूमिका है, मैती भूमिका है, इनके द्वारा जो अपना पसीना लगाया गया है, मेहनत लगाई गई है, उससे मिठास उसमें आई है। अपने शरीर का खारापन तो निकाल दिया है, लेकिन गन्ने में मिठास ला दी है। ये विशिष्टता अलग अलग क्षेत्रों की होती है, अलग अलग उसकी पहचान होती है। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो यह क्षेत्र बहुत ही विविधतापूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, इको टूरिज्म की दृष्टि से, उत्पाद की दृष्टि से, ये इस तरीके से इसकी अपार संभावनाएं हैं। और संभावनाएं ही नहीं हैं, विकास की लहर भी दिखाई पड़ने लगी है तेजी के साथ, क्योंकि इन सबको जोड़ने का काम, पर्यटकों को आकर्षित करने का काम, या पर्यटकों की पहुंच को सुनिश्चित करने का काम, जो उसका आधारभूत संरचना है उसके द्वारा होती है। और आधारभूत संरचना लगभग तैयार हो गई है, और निश्चित तौर पर आने वाला गोरखपुर परिक्षेत्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस क्षेत्र के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारी जो अधूरी रह गई थी उस पर आपने प्रकाश डाला। जैसा कि आपसे उम्मीद था कि तरकुलहा माता से लेकर के और आप डरहवा बाबा, बुढ़िया माता, सब हर बिंदुओं पर, विष्णु मंदिर, गीता वाटिका, गोरखनाथ और मगहर अयोध्या से होते हुए 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा
को विस्तृत व्याख्या करते हुए छोटी छोटी बिंदुओं को आपने व्याख्या किया है, जिससे हम लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। आयोजन समिति आपके इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए सदैव आभारी रहेगी। हम आयोजन समिति की ओर से आपका आभार ज्ञापित करते हैं। मैं आभार के क्रम में मैं आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी का मैं आभारी रहूंगा कि उन्होंने मेरे संक्षिप्त आग्रह को स्वीकार किया और समय समय पर सुझाव भी दिए कि इसको कैसे कराएंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे गुरुवर का मैं सादर प्रणाम करते हुए मैं महाविद्यालय के आयोजन समिति की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं सर्वेश कुमार जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि कल भी उनकी प्रस्ताव की, आज भी उनका प्रस्ताव की और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रखा है। मैं प्रोफेसर शिवकांत सिंह जी का, जो हम लोगों के बड़े भाई हैं और समय समय पर उपलब्ध रहते हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद है। धन्यवाद के क्रम में मैं प्रोफेसर ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा जी का, जब उनसे हमारी मुलाकात होती है या फिर फोन से ही वो महाविद्यालय के कि कैसे महाविद्यालय का नाम होगा, कैसे विकास होगा, उनका सुझाव हमेशा मिलता रहा। जैसे कल शाम को उनका फोन आया कि ये जो कार्यक्रम मैं करा रहा हूँ इसका प्रोसीडिंग तैयार करवा करके और एक पत्रिका के रूप में करा करके उसका विमोचन कराने के लिए, उस पर मैं कल से काम शुरू कर दिया आपके निर्देशानुसार और मुझे बहुत अच्छा लगा। रात में जब डॉक्टर प्रदीप राव जी से बात हुई तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, इसको आपको करना चाहिए। तब से मैं लग गया और आप ऐसे मार्गदर्शक को, ऐसे शुभचिंतक को, ऐसे अग्रज को मैं सादर प्रणाम करते हुए मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं बहुत हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। हार्दिक आभार के क्रम में प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला, मुलाकात तो हमारी कम हुई, एक बार हम और दोनों लोग एक विद्यालय में प्रैक्टिकल में गए हुए थे, तभी बहुत पहले लंबी मुलाकात, बहुत पहले मुलाकात हुई थी। लेकिन आप स्वस्थ हैं, मुलाकात आप देखे, आपका फोटो देखे, आपका भी सादर आभार। आपने इसमें पूरे कार्यक्रम में 10:30 बजे से जुड़ करके और 1 बजे तक आप बने रहे, सादर आभार। पुनः मैं अपने सभी अतिथियों का मैं सादर आभार ज्ञापित करते हुए सुधीजनों का, जो भी सुधीजन थे, जो भी श्रोता थे, मैं सबका आभार ज्ञापित करते हुए मैं इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े थे, जितने लोग लगे थे, सबका सादर आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।